नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज का जो चैप्टर है हमारा क्लास 9th के लिए वो है आपका भारत की जलवायु, यानी कि ओनली जलवायु से रिलेटेड ये टॉपिक है आपका, जो हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं और पूरा जानेंगे कि जलवायु क्या होती है। आपने सुना है जलवायु, मौसम, इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है, और क्या इफ़ेक्ट हमारे यहाँ पे अगर देखने को मिलता है तो किस प्रकार से देखने को मिलता है। अल नीनो प्रभाव आपने सुन रखा होगा, वो क्या होते हैं, तो सारा चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि 4th क्लास होगी आपकी। और एसएसटी विषय में भूगोल का जो आपका चैप्टर है भारत के समकालीन फर्स्ट, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। बाकी आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं फिलहाल बात करूँ टाइम की तो 9:38 हो चुके हैं रात के, और मैं आपके लिए फ़िलहाल अभी आप क्या कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप हमें थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे पूरा जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे पाठ के बारे में। तो हमारा लेसन है लेसन नंबर 4, जलवायु। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे हम कि सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के तकरीबन छठे भाग पर खेती होती थी। यानी कि अगर पहले की बात की जाए 1600 ईस्वी में, तो भारत के छठे भाग पर, जो भूभाग है हमारा, जहाँ पे मनुष्य रहते हैं या जो भी क्षेत्र है, वहाँ पे लगभग छठे भाग पर क्या होती थी, खेती होती थी। 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत ओक के वन लुप्त होने लगे थे। इस कारण शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में है जो बाधाएं आने लग गई थी। यानी कि दोस्तों, जो हमारी जलवायु है वो समय समय पे इफ़ेक्ट होती रहती है, और कहीं ना कहीं जो अपनी मानवीय क्रियाएं हैं उनके द्वारा काफ़ी उसमें प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है 1820 में खोजी दस्तों ने वन संपदा का अन्वेषण किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, इसको आप अंडरलाइन ज़रूर करेंगे। इसके बाद देखिए रेल लाइनों के प्रसार ने 1850 में लकड़ी की एक नई मांग उत्पन्न कर दी। यानी कि रेल का आपने पढ़ रखा होगा कि 1853 में सबसे पहले है वो रेल चली थी, कहाँ पे, मुंबई से और ठाणे के बीच। लगभग वो 36 किलोमीटर के आसपास या 34 किलोमीटर था, इसके आसपास वो बनी थी और वहाँ पे उसका चलन शुरू किया गया था। तो रेल को चलाने के लिए कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई की गई, लकड़ी की आवश्यकता हुई, क्योंकि आपने देखा होगा लकड़ी की बने रहते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें। तो वहाँ पे हमारी जो जलवायु है वो इफ़ेक्ट हुई, क्योंकि अगर पेड़ों को हम काटेंगे, पेड़ों को अगर अब आप काट रहे हैं तो क्या होगा कि हाँ, वर्षा कम होगी, तो काफ़ी सारी यहाँ पे जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक मील लंबी रेल पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूरोप की चाय, कॉफ़ी व रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए भारत की वन संपदा को नष्ट किया गया। अब यहाँ पे देखिए भारत में कितनी ज़्यादा मात्रा में वन है, उनको नष्ट किया गया था। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है हमारी जलवायु पे पड़ा, और उस प्रभाव को हमें महसूस हुआ। मनुष्य के लिए वो काफ़ी घातक हो रही है। पहला वन महानिदेशक जर्मन वैज्ञानिक डाइट्रिस वेडिस को बनाया गया था। तो ये लाइन आपको याद करना है, ये तो इम्पोर्टेंट हो ही गई। भारत में व्यावसायिक वानिकी की जो शुरुआत है वो हुई उस दौरान, और इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में की गई। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जो इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह कब और कहाँ पे बनी, तो वो देहरादून 1906 में बनी गई। 1878 के अधिनियम में जंगलों के 3 श्रेणियों में बांटा गया था: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन। अब ये दोस्तों आरक्षित सुरक्षित वन क्या होते हैं, जैसा कि दोस्तों हमने एक पहला चैप्टर पढ़ा था जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि अभ्यारण्य वगैरह के बारे में। तो दोस्तों आरक्षित वन वो होता है जिसमें कि आप की जो गतिविधियां हैं वो सीमित होती है। सुरक्षित वन जिसमें कि आप किसी प्रकार की लकड़ी की कटाई वगैरह ही नहीं कर सकते, इस प्रकार से उनको बांटा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे वनों की इन श्रेणियों में आम जनता का विपरीत प्रभाव पड़ा। यानी कि जो श्रेणियाँ बांटी गई उसमें जनता का प्रभाव पड़ा। कैसे पड़ा, जैसे कि मैंने बात की कि हमने आरक्षित कर दिया किसी वन को, यानी कि एक जगह है उसको हमने आरक्षित कर दिया। आरक्षित का मतलब क्या हो गया कि उसमें कुछ छूट दे दी गई कि आप यहाँ पे कुछ गतिविधि कर सकते हैं मनुष्य के द्वारा। और एक होता है सुरक्षित वन। सुरक्षित वन में दोस्तों आपकी किसी प्रकार की गतिविधि शामिल नहीं होगी, आप वहाँ पे जा नहीं सकते, वहाँ पे लकड़ी की कटाई नहीं कर सकते, इस प्रकार के कार्य वहाँ पे बाधित होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 1875 से लेकर 1925 के मध्य इनाम के लालच में 80,000 से अधिक भाग और 1.5 लाख तेंदुए और लगभग 2 लाख भेड़िए मार डाले गए।
अब यहाँ पे दोस्तों लालच किस प्रकार का था, यानी कि इनकी जो खाल है, इनके दांत है वगैरह है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों बेची जाने लगी, इनका व्यापार होने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार का लालच उनको मिलता और इसके कारण उन्होंने इनको मारा। तो अगर आप दोस्तों जंगल में जो जीव जंतु हैं उनको मारेंगे तो वहाँ की वनस्पति इफेक्ट होगी। जैसे कि दोस्तों अगर मनुष्यों को मारा जाएगा तो मनुष्य की जो सोसाइटी है वो इफेक्ट होगी। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने जंगल के 2/3 हिस्सों को आरक्षित किया। 1910 में बस्तर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध वन विद्रोह हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जलवायु को बचाने के लिए भी काफ़ी कदम है वो उठाए गए थे और अलग अलग नीतियां हैं वो सरकार के द्वारा बनाई गई। जावा इंडोनेशिया के द्वीप के रूप में जाना जाता है, यानी कि जावा जो जगह है वह इंडोनेशिया के एक द्वीप के रूप में जाना जाता है। द्वीप क्या होता है? द्वीप ये होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे आसपास में पानी 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 और बीच के अंदर आपका क्या है, एक जगह है जहाँ पे पेड़ पौधे हैं और मतलब भूमि की सतल भूमि की जगह है, उसको अपन क्या बोलेंगे? द्वीप। यानी चारों ओर से पानी से ढका रहता है वो। आगे देखिए, जावा में कलांग समुदाय के लोग लकड़ी काटने का काम करते थे। अब यहाँ पे देखिए लकड़ी का काम किया जाता था। डचों ने जावा में ब्लेंडो गार्डियन स्टेन की व्यवस्था भी लागू की। डचों के खिलाफ मिनीवादी आंदोलन भी खड़ा हुआ। तो ये तो कुछ बातें थी इम्पोर्टेंट, ठीक है, पार्ट से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रश्नों के बारे में कि जो प्रश्न है वो किस प्रकार के बनेंगे। यहाँ पे देखिए वन विनाश किसे कहते हैं? वन विनाश का तात्पर्य हो गया वनों के लुप्त होने को वन विनाश कहते हैं। अब वन लुप्त क्यों हो रहे हैं, विलुप्त क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। हमें लकड़ी की जो आवश्यकता होती है, इम्पोर्टेंट लकड़ियाँ जिनके हम दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह का निर्माण करवाते हैं, ठीक है, और रेलवे हो गया, बस हो गई, जिनकी फर्शें बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लकड़ी का कटाई कर रहे हैं, तो इससे वनों को विनाश हो रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान रेल पटरियों के विस्तार ने किस प्रकार लकड़ियों की नई मांग पैदा की? ठीक है, तो अभी अभी मैंने बात की, इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पटरियों को जोड़ने के लिए स्पिलरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत पड़ी। यानी कि इंजन को चलाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ेगी। कोयला कब बनेगा? जब लकड़ी होगी, लकड़ी जल के कोयला बनेगी। इस प्रकार से 1700 से लेकर 1985 के 95 के बीच दुनिया के वनों में कितने प्रतिशत भाग साफ कर दिया गया? तो लगभग 9.3% भाग है वो यहाँ पे काटा गया, मतलब साफ कर दिया, पेड़ पौधों को काट काट के धरातल को साफ कर दिया गया। आगे देखिए, भारतीय वन सेवा की जो स्थापना है वह कब हुई थी? तो 1864 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क करके रखेंगे। बागान किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाने को बागान कहते हैं। वो कैसे? देखिए, मान लीजिए कि ये पंक्ति हमने बना ली, ये पंक्ति हमने बना ली, इस प्रकार से बना ली। अब इनमें क्या कर रहे हैं अपन? इनमें पेड़ लगा दिए साहब, ये जगह जगह एक सिद्ध में पेड़ लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपने देखा होगा आजकल ड्रिप पद्धति है जो खेतों में काम में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनका निर्माण करते हैं। आगे देखिए, वैज्ञानिक वानिकी क्या है? तो वैज्ञानिक वानिकी वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई और उनकी जगह नए पेड़ लगाना है, उनको वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। सबसे अच्छे जंगल को क्या कहते हैं? तो आरक्षित वन। सबसे अच्छे जंगल जो होंगे उनको आरक्षित वन बोलेगा। अभी अभी मैंने बताया कि आरक्षित वन होते हैं और एक सुरक्षित वन होते हैं। आरक्षित वन में दोस्तों आरक्षित कर दिया जाता है कि यहाँ पे इतनी चीज़ें हो सकती है और इतनी नहीं हो सकती, और सुरक्षित वन जो पूरे होंगे जिनमें आप किसी प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकते। घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। 100% आपके एग्ज़ाम में अभी आप देखेंगे 9th क्लास का पेपर जो लगा था उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको सारे प्रश्न यहाँ पे सही हो जाएंगे। बस आपका जो चैप्टर है उसको पढ़िए और प्रश्नों को एक बार देख लीजिए कि इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण होता है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यार, कमेंट करिए, लाइक कीजिए वीडियो का, अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाइए यार। आगे देखिए, घुमंतू खेती एक स्थान पर कितने वर्ष तक की जाती है? तो 2 वर्ष तक। मतलब झूम जो खेती है वो उसको 2 वर्ष तक आप वहाँ पे करेंगे, फिर उसको खाली छोड़ा जाएगा, फिर ऐसे करेंगे अपन। बस्तर कहाँ पे स्थित है? तो बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिण जो जगह है आपकी वहाँ पे स्थित है। भारतीय वन कानून कब बना था? तो दोस्तों 1865 में भारतीय वन कानून है उसका निर्माण हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप अंडरलाइन ज़रूर करेंगे। जावा किस देश का उपनिवेश है? तो दोस्तों जावा हॉलैंड है, उसका उपनिवेश है। इंडोनेशिया के उस द्वीप का नाम बताइए जहां अधिकांश वन पाए जाते हैं। तो अभी अभी हमने बात किया जावा, तो दोस्तों जावा के वहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिकांश वन पाए जाते हैं। जावा में वन कानून किसने लागू किया था? देवसारी क्या था? तो डच उपनिवेशक थे, उन्होंने दोस्तों ये कानून लागू किया था।
देवसारी क्या है? बस्तर क्षेत्र में एक गांव द्वारा किसी दूसरे गांव के जंगल से किए गए उत्पाद लकड़ी के बदले में दिए जाने वाला जो शुल्क है उसको क्या बोलते हैं अपन? देवसारी बोलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों पेड़ लगे हुए हैं, ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन पेड़ों को काट देते हैं। इन पेड़ों को काट के लकड़ी के बदले दोस्तों आप जो कुछ शुल्क अदा करेंगे उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? देवसरी, जिसको अपन लागान भी बोल सकते हैं, चुंगी कर वगैरह ऐसे बोला जा सकता है। वनग्राम किसे कहते हैं? तो दोस्तों वनग्राम यहाँ पे लिखा गया है, आरक्षित वनों के अंदर कुछ गांवों को इस शर्त पर रहने दिया जाता है कि वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और धुलाई का काम मुफ्त करेंगे तथा जंगल को आग से बचाने के लिए ऐसे गांवों को वनग्राम कहा जाता है। अब देखिए आरक्षित वन में क्या बोला गया है, मतलब आरक्षित में कुछ जगह को अपन छूट देते हैं। तो ये छूट दिया ना, इस शर्त पे रहने दिया जाता है लोगों को कि वो वहाँ पे रख सकते हैं और पेड़ों को ध्यान रखे, किस पेड़ की कटाई करनी है वो कटाई भी करे अच्छे से, जिसको अपन छंगाई बोलते हैं, ठीक है, और जंगल को आग से बचाने के लिए भी उनकी जिम्मेदारी होती है। बस्तर विद्रोह से संबंधित एक प्रमुख व्यक्ति का नाम लिखे तो वो है दोस्तों गुंडा धुर। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों मेन मोटो आपको यही है आपको पढ़ाने का कि हम आपको पहले तो पाठ के बारे में बताएं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में और फिर उन प्रश्नों के बारे में जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए स्थानों में से विश्व में सबसे अधिक वर्षा है वो कहाँ पे होती है? ऐसे कैसे दोस्तों प्रश्न उठ के आता है ये दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ वो ये प्रश्न ऐसा नहीं कि आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, ये प्रश्न दोस्तों कंपटीशन एग्ज़ाम में जब आप आगे तैयारी करते हैं तो वहाँ भी ऐसे कैसे उठ के आता है, 100% आता है। सो ठीक है, 100% आने वाला प्रश्न है। तो ये दोस्तों वर्तमान में है वो है मानिसराम, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अब उत्तरी मैदान दोस्तों ये मान लीजिए भारत का नक्शा इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये उत्तर और ये दक्षिण। उत्तर का मतलब ये आधा हिस्सा ऊपर का। अब उत्तर के से में राजस्थान भी आ रहा है, श्री गंगानगर, जम्मू कश्मीर वगैरह। तो यहाँ पे दोस्तों क्या चलती है? लू चलती है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, सेकंड में कह दिया गया है, ठीक है। तो इनको बोलेंगे दोस्तों व्यापारिक पवने, ठीक है। लू अलग भाग हो गया। अगर राजस्थान की दृष्टि से पूछते तो लू अपने को करना था, हमें यहाँ करना है व्यापारिक पवने, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों अगर शीत ऋतु में मतलब सर्दियों में बरसात हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। कहाँ गया? थर्ड में मानसून की जो वापसी होती है उसी को अपन बोलते हैं, जो थर्ड नंबर में कह दिया गया है, यानी कि मानसून की जो वापसी, मतलब मानसून इस प्रकार से आया, आपका बरसात हो रही है, लेकिन वो वापस से जब लौटेगा तो लौटने के कारण सर्दियों में बरसात होती है, उसको अपन बोलते हैं मानसून की वापसी, ठीक है। और इसको कहीं ना कहीं पश्चिमी विक्षोभ का भी नाम दिया जाता है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो दोस्तों भारत में अगर बात की जाए तो फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे 4th नंबर में दिया गया है जुलाई के आरंभ में, 4th में दिया गया है जुलाई के आरंभ में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ इसको मैं थोड़ा सा सही नहीं मानूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, उसको हम भारत का एक हिस्सा मानते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों जो आपका मानसून है, ठीक है, तो वो मई में ही आ जाता है। कब आ जाता है? मई में स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद दोस्तों केरल के तट से होता हुआ उधर आपका एंट्री करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर इस पर्सन को हम दूसरे बेस से समझने की कोशिश करें तो पूरे भारत में जो मानसून है वो सक्रिय रहता है पूर्ण रूप से, मतलब बात कर रहा हूँ मैं, एक इलाके की बात नहीं कर रहा, पूरी तरफ से। तो वो दोस्तों जुलाई में ही होता है। आप देखना जुलाई में लगभग आपको पूरे भारत में वर्षा का दौर दिखाई देगा, इसलिए इसको अपन मान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो दोस्तों ये क्या है? गर्म दिन और ठंडी रातें, ठीक है, ये होता है सेकंड वाला ऑप्शन। आगे देखेंगे अपन यहाँ पे, इनको आपको संक्षेप में समझाना है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? दोस्तों 100% ये प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर फंसेगा, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अक्षांशु, तुगंता, ऊंचाई, दाब, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से जो दूरी है, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण वगैरह। और दोस्तों आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये तो हो गया आपका भूमध्य रेखा, फिर ये तो हो गया 0 डिग्री अक्ष, ठीक है, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ऐसे ही इधर भी होगा आपका 30 डिग्री।
30 डिग्री। एक तो ये तो क्या हो रहा है यहाँ पे उत्तरी हो गया और ये क्या हो गया दक्षिणी हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा 60 डिग्री, सॉरी पहले 45 आएगा, यहाँ भी 45 आएगा, उसके बाद फिर आएगा 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, फिर यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 90 डिग्री और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 90 डिग्री। तो दोस्तों इस प्रकार से 7 वायुदाब पेटियाँ में इसको बांटा जाता है हमारी जलवायु को, ठीक है। और इसको मैं एक बार दूसरे तरीके से बना के बताता हूँ आपको एक लाइन की फॉर्म में, आप थोड़ा देखिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से बनाया मैंने, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, तो कलर चेंज किया तो यहाँ पे दोस्तों ये तो क्या हो गया आपका भूमध्य रेखा। कौन सी भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पे है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे ये दोस्तों आपकी 30 से 35 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, फिर एक इधर होगा, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देखेंगे ये लास्ट का 90 डिग्री को इंगित कर रहा है, इधर भी 90 डिग्री को। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे जो 0 डिग्री की जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर होगा तो यहाँ से जो कोई पवन आएगी इस प्रकार से, तो वो इस प्रकार से मुड़ेगी, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आ जाएगी। और लो प्रेशर को हाई प्रेशर की तरफ जो पवनें हैं वो उधर जाएगी और वहाँ पे क्या करेगी, बारिश करेगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे हाई प्रेशर, ये तो लो प्रेशर आ गया, ये हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, इस प्रकार से चलता है, ठीक है। अब आगे देखिए भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी अच्छे से बताया गया है। ये देखिए मानसून के बारे में बता दिया यहाँ पे, ठीक है, और मालाबार तट के बारे में बता दिया, ठीक है। मालाबार तट पे सबसे पहले क्या होती है, आपकी वर्षा होती है, ठीक है। ये प्रश्न दोस्तों ऐसे कैसे उठ के आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप इनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं अगर पूरा पढ़ूंगा तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, आप थोड़ा बोरिंग फील करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार मैं समझा दूँ कि जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से हो रही है। आगे देखिए यहाँ पे किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है, किन पवनों के कारण। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है आपको कि मालाबार तट कहाँ गया अभी, ये रहा। तो मालाबार क्षेत्र पक्षीय तट पर स्थित है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, ठीक है। एक ही लाइन में यहाँ पे स्पष्ट किया गया है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होगा, ये भारत है इस प्रकार से मान लीजिए, ये ला, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी, तो ये आपका दक्षिण है, ठीक है, और ये आपका पश्चिम है। तो इधर से यानी कि यहाँ से उड़ता आपका आएगा, इस प्रकार से आपका मानसून आएगा, इस प्रकार से। जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मानसून आएगा, इस प्रकार से। ये जो तीर बता रहा हूँ मैं, इधर से आएगा और फिर इधर घूम जाएगा, ठीक है। आधा इधर घूम जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सौरमंडल के बारे में पूछा गया है कि किन जेड धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जेड धाराओं वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सौरमंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी में स्थित हवाएं होती है और इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होती है। तो आप इनको समझ सकते हैं दोस्तों, ये जेड धाराएं होती है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जो जेड धाराएं हैं वो भारतीय प्रायद्वीप के उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेड धाराओं का प्रभाव होता है, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए आगे क्या है, लास्ट वाला, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपको यहाँ पे पूरा स्पष्ट किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा तो दोस्तों आप समझ रहे हैं इस बात को कि 2 घंटे में क्लास पूरी नहीं हो पाएगी। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती है। पूर्व, अब दोस्तों ये पूर्व आपका इधर, ठीक है। अब पूर्व से पश्चिम की ओर इधर जो आती है वो मात्रा घटती जाती है। मतलब यहाँ से मान लीजिए बंगाल की खाड़ी से कोई मानसून आया, ठीक है, यहाँ पे उठ गया, अब जहाँ पे जो उठ रहा है वो धीरे धीरे आगे जाके कम क्यों हो रहा है, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए हवाओं में निरंतर कमी होती है आर्द्रता के कारण। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। मतलब आर्द्रता मतलब जो वहाँ पे दिए गए हैं, क्या पानी जो वाष्पीकृत होकर बादलों में जाएगा तो वो आर्द्रता वो कम होती जाएगी। इसके कारण दोस्तों जो पवनें हैं वो धीमी पड़ जाएगी और पूर्व से पश्चिम की ओर बरसात कम होती जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बता दिया, बाकी यहाँ पे लिखा गया है, इन चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे इनके कारण बताना आपको, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होते हैं। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीने में होती है। तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते हैं। तो इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर रहा है। राजस्थान गुजरात के कुछ भाग पर पश्चिमी घाट का वृक्षी छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है।
तो यहाँ पे दोस्तों इसकी सबकी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। देखो पहले का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, सेकंड का आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो भी मैंने अभी बात की कि जो आपकी वायुदाब पेटियाँ हैं, उचावच वगैरह, निम्न दाब पेटियाँ, इन्हीं के कारण दोस्तों ये सारी घटनाएँ हैं वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्लाइड कर देता हूँ एक बार, इतना पढ़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, आप इनको रोक के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए भारत की जलवायु अवस्थाओं को क्षेत्रीय विभिन्नताओं का उदाहरण सहित आप बताना है। तो उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के, अब आपको पता है कि हिमालय उत्तर में है, यहाँ पे ऊपर, ठीक है, उम्बर नेपाल में स्थित है, जो भारत में भी है टच में कुछ। तो यहाँ पे इसको बारे में बताया गया है कि इसका जो दक्षिण में महासागर होने के बावजूद भी तापमान, आर्द्रता और रक्षण में विभिन्नताएं मौजूद रहती है। उदाहरणार्थ गर्मियों में राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में। तो अभी आप देख रहे होंगे राजस्थान में कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, दिल्ली में भी पड़ रही है। तो यहाँ पे तापमान आपने देखा होगा 49 तक जाके आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए अंडमान व निकोबार एवं केरल में दिन व रात के तापमान में बहुत कम भिन्नता होती है। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक अन्य विभिन्नता रक्षण में, जबकि हिमालय के ऊपरी भागों में इसको दिया गया है कुछ, देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। अब आप देख रहे होंगे फिलहाल जून का महीना चल रहा है और आपकी बारिश का दौर है वो स्टार्ट हो चुका है और लगभग सितंबर तक इस प्रकार से बारिश का दौर चलता रहेगा, ठीक है। और कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु तट अधिकतर वर्षा अक्टूबर व नवंबर में होती है। यहाँ पे दोस्तों दो प्रभाव है क्या, यानी कि दोस्तों एक है आपका दोस्तों जो मानसून आता है, तो सबसे ज़्यादा जब मानसून आता है तो केरल पे बरसात करता है, लेकिन जब मानसून लौटता है वापस से जाता है तो मालाबार तट तमिलनाडु पर सबसे ज़्यादा बारिश वो करता है। उत्तरी मैदानों में वर्षा की मात्रा सामान्य पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अभी अभी मैंने बात की पूर्व से पश्चिम की ओर वो घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि आर्द्रता में कमी आती है। मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। अब दोस्तों मानसून क्या होता है, यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया है मानसून किस प्रकार से उड़ता है और किस प्रकार से ये चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दिया गया है, हालांकि बड़े हैं, आराम से समझने के हिसाब से हैं, आप इनको रोक के पढ़ सकते हैं, आप इनको रोक के देख सकते हैं। जेट धाराओं के बारे में बताया गया है। देखिए सौरमंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी होती है, जैसे कि अभी अभी ऊपर ने हमने एक पर्सन में देखा है। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक होती है, ठीक है, ये होती है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों मैं बनाऊँ आपको एक डायग्राम, ये मान लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से है। तो यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे कि इस प्रकार से गया आपका, ठीक है। फिर इस प्रकार, एक मिनट यार दोबारा बनाना पड़ेगा मेरे को, दोबारा बनाते हैं अपन। यह आपका भूमध्य रेखा हो गई, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई इधर, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मकर रेखा, करक रेखा, और ये आपकी मकर रेखा होती है। तो करक रेखा पे दोस्तों सूर्य कब चमकता है आपको पता होगा, 22 जून को, ठीक है। 22 जून सबसे बड़ी आपको यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका कौन कौन सा होता है, यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है वहाँ पे बराबर होते हैं, ठीक है। एक तो होता है 23 सितंबर के आसपास शायद, और एक और होता है कुछ 21 करके, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये तो, और यहाँ सॉरी ये तो 21 जून आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया मैं, यहाँ पे आएगा आपका 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होती है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका चलता है, यहाँ से गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे चला जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी मैं डायग्राम और भी आपको बता दूंगा जब मैं आपको पर्सन आंसर पेपर के अकॉर्डिंग करवाऊँगा, तब आप इनको देख लेना। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। मानसून की अवधि जून के प्रारंभ से सितंबर के मध्य से 100 से लेकर 120 दिन तक होती है। तो यहाँ पे इन बातों को बताया गया है कि मानसून किस प्रकार से आता है। मानसून में आई एक शुष्क अवधि होती है जिसे वर्षा में विराम कहा जाता है। वार्षिक वर्षा प्रतिवर्ष अत्यधिक भिन्नता होती है, मतलब जो प्रत्येक वर्ष बरसात होती है उसमें भिन्नता देखने को मिलती है, कभी ज़्यादा कभी कम वगैरह, इस प्रकार से, ठीक है। तो यह यहाँ पे देखिए पूरी तरह से पूरा एक्सप्लेन किया गया है, एक एक पॉइंट यहाँ पे नोट किया गया है, तो इनको आपको देख लेना है, क्योंकि एक एक पढ़ूंगा तो दोस्तों आपको भी कंफ्यूज होना है। अब यहाँ पे देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है और मौसम इनमें से किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये अरबी भाषा का शब्द है। ऐसा कैसे आपका पर्सन आता है एग्जाम में, ये कंपटीशन का पर्सन भी बनता है। आगे देखिए यहाँ पे, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि
यानी कि 30 वर्षों से अधिक में मौसम की अवस्था तथा विविधताओं के कुल योग को क्या कहा जाएगा, उसको जलवायु कहा जाएगा। ठीक है, मतलब काफ़ी सालों से, काफ़ी वर्षों से जो आप देख रहे हैं, लंबे समय से कोई आपकी मौसम है और जो अवस्थाएं हैं उनकी विभिन्नताएं हैं, उन्हीं को अपन जलवायु कहते हैं। ठीक है, बाकी कुछ समय के लिए जो होती है उनको अपन मौसम कहते हैं। इनमें से कौन जलवायु का तत्व नहीं है? तो दोस्तों नदी जलवायु का तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि तापमान होता है। क्योंकि जलवायु अगर मान लीजिए कि गर्मी ज़्यादा हो गई तो तापमान बढ़ रहा है ना, तो वो जलवायु पे डिपेंड कर रहा है। वर्षा भी उसी हिसाब से हो रही है, पवन भी उसी हिसाब से चलती है, गर्म पवन है, ठंडी पवन है, ये सब। आगे देखिए यहाँ पे एक विशेष समय में एक क्षेत्र को वायुमंडलीय की अवस्थाओं को क्या कहा जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? देखिए विशेष क्षेत्र की बात की गई है, विशेष टाइम की, तो उसको बोलेंगे अपन मौसम। ठीक है, इसके बाद देखिए इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित है, तो थार का मरुस्थल है। और थार का मरुस्थल दोस्तों सबसे बड़ा ऐसा मरुस्थल है जिसमें कि जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा अफ्रीका का जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, वहाँ पे दोस्तों आपका जो कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। कौन सा? सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल यहाँ पे एक ऐसी जगह भी है दोस्तों जो कि इतनी गर्म है, लगभग 59 से 60 डिग्री तापमान वो यहाँ पे रहता है। आप सोच सकते हैं वहाँ पे मतलब जल जाती है चीज़ें ऐसे कैसे, आप वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। आगे देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए स्थानों पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा है वो आपने पढ़ा, मानसराम में होती है, सी नंबर ऑप्शन। पहले चेरापूंजी था, ठीक है, अब मानसराम हो गया है। अगर पहला आपका मानसराम नहीं आए ऑप्शन में, चेरापूंजी आए, तो चेरापूंजी करेंगे आप। पहले नंबर पे आपका कौन सा है? मानसराम, और दूसरे नंबर पे चेरापूंजी। ये दोनों आसपास में ही है, कुछ डिस्टेंस है बस इनके। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। यानी कि गर्मियों में उत्तरी मैदानों में जो बहने वाली पवन है उसको लू कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर हमने जो पर्सन देखा था उसमें थोड़ा मिस्टेक था, मैंने बात की थी ना लू भी, तो यहाँ पे आप इसको सही कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? देखिए शीत ऋतु बात की गई है भारत के उत्तर पश्चिम में, तो वो पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, पूरी बात करें उत्तर पश्चिम की तो वो पश्चिमी विक्षोभ से होगी, ओवरऑल हम बात करें तो वो मानसून की वापसी के कारण होती है। जेट धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त सभी है वो सत्य है। यानी कि जेट धारा 27 डिग्री से लेके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है, और ये 12,000 मीटर में अधिक ऊंचाई पर चलने वाली पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ में आ गया। आगे देखिए इनमें से कौन सा वाक्य कोरियलिस बल से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोरियलिस जो बल होता है आपका, यानी कि इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। मतलब कैसे, बताता हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए आपका गोलार्ध है इस प्रकार से, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ये आपका कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। अब दायां कौन सा हो गया? जो आपका सीधा हाथ है। मतलब यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से आया, इस प्रकार से घूम जाती है, इधर से आई और इस प्रकार घूम गई। ठीक है, इधर घूम गई, इधर घूम गई, इस प्रकार से। बाकी दक्षिणी गोलार्ध है उसमें क्या है रहा, बाईं ओर, मतलब इस प्रकार से। दोबारा से बनाता हूँ मैं आपको एक बार पूरी अच्छे से, ये देखिए, यानी कि इस प्रकार से आपकी क्या आ रही है, पवनें आ रही है, और ये यहाँ से घूम रही है वापस, और इस प्रकार से निकल रही है वापस। ठीक है, तो यहाँ तो क्या हो रहा है, दाईं ओर चढ़ रही है और यहाँ पे बाईं ओर मुड़ गई है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से होती है। ठीक है, कहाँ पे? भूमध्य सागर। अगर हम बात करें आपका भारत है तो यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और इधर ही हिंद महासागर भी है दोस्तों आपका। ठीक, असम में प्राय बांस के खंभों पर बने घर के प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का कारण। असम में दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आती है, ये आप अच्छे से याद करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे पश्चिमी तटीय भागों में ढाल वाली छत बने होने के कारण प्रमुख जो कारण है वो क्या होता है? वर्षा अधिक होने के कारण इस प्रकार से इनकी बनावट होती है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं, तो उच्च दाब जो केंद्र बनते हैं उनके कारण यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखते हैं सिलेबस से थोड़े बाहर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरा बात कर लिया यहाँ पे किसके बारे में? अभी हमने बात की है आज जलवायु के बारे में, कि भारतीय जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है। ठीक है, और क्या क्या इसमें प्रभाव देखने को मिलते हैं, कितनी कितने डिग्री पे कौन कौन से विक्षोभ होते हैं, साथ ही सबसे गर्म स्थान कौन सा है, सबसे थार का मरुस्थल कौन सा है, ठंडा कौन सा है, ये चीज़ें भी यहाँ पे है। लेकिन आपके लेवल में अभी फ़िलहाल इतना ही डाला गया है, बाकी आप अगली कक्षाओं में जाओगे जैसे कि 10th 11th में, तो वहाँ पे विस्तार से देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आज का पूरा वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा इस पार्ट के बारे में। तो आप अपने कमेंट ज़रूर करिए
बाकी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट कीजिए यार फटाफट से। इसके बाद हम जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोल में आपको पूछा था, तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो हुई है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के लिए। किसके लिए? पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है। तो हम इसके बाद वही चैप्टर वही आपका पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों आप सभी को, कि आप ऐसे तरक्की करते रहिए और बाकी आपका प्यार बना रहिए, मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद।